माइक खुला है ना। इधर दे दो भैया। भैया इधर दे दीजिए। ठीक है, रोल। शुरू करिए सर। आज हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के 100 दिवस पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यहाँ पे आयोजित आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, आप सभी का मैं अपने हृदय से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब लोगों ने बेसिक शिक्षा विभाग, जो कि प्रदेश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ विभाग है, प्रदेश का आने वाला भविष्य, जो हमारे नौनिहाल बच्चे हैं, उन सब के भविष्य को उज्जवल बनाने का कार्य हम सब लोगों के देखरेख में हमारी जिम्मेदारी है। और हर एक बच्चा हमारी शिक्षा व्यवस्था से जुड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने स्कूल चलो अभियान के माध्यम से 4 अप्रैल 2022 को इस अभियान को हम सब लोगों ने प्रारंभ किया। इस अभियान के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, जो कि हमारे परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की व्यवस्था है, हम सब लोगों ने लक्ष्य लिया कि छात्रों की संख्या, नामांकित छात्रों को हम सब लोग 2 करोड़ तक लेकर के जाएंगे। और इस अभियान को एक जन आंदोलन के रूप में लिया गया। इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूरे विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी शिक्षक, सभी जनप्रतिनिधि, सभी लोगों ने मिलकर के अपने प्रयास किए और इसका एक सफल प्रयास हम सब लोगों को देखने को मिला और इसका सफल रिजल्ट भी हम सब लोगों के सामने देखने के लिए मिला। हम सब लोगों ने अभी तक 1.90 करोड़ छात्र नामांकन को अभी तक हम सब लोगों ने पूरा कर लिया, जो कि लगभग 95% है। इसी के साथ साथ अगर मैं छात्रों की संख्या पे आऊं तो 2017 से लेकर के अभी तक हम सब लोगों ने छात्रों की संख्या में एक बहुत बड़ी वृद्धि की है। लगभग 40 लाख छात्रों को हमने अपने शिक्षा व्यवस्था के साथ जोड़ने का कार्य किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अभिभावकों का शिक्षा के प्रति, सरकारी परिषदीय विद्यालयों की शिक्षा के प्रति उनका विश्वास खत्म हो गया था। आज फिर से हम सब लोगों ने अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाते हुए, मजबूत बनाते हुए परिषदीय विद्यालयों की शिक्षा के ऊपर अपने अभिभावकों का, प्रदेश के अभिभावकों का विश्वास बनाने का फिर से हम सब लोगों ने कार्य पूर्ण किया है। इसीलिए ये 40 लाख छात्रों की जो संख्या है वो आज हम सब लोग अर्जित कर पाए।
और आगे भी यह अभियान अभी जारी है। 1 जुलाई से फिर से इस अभियान को शुरू किया गया है और वृहद स्तर पे सभी लोग इस अभियान को और मजबूती देने में अपना योगदान दे रहे हैं। इसी के साथ साथ हम सब पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जितने भी हमारे छात्रों का नामांकन है, सभी बच्चों को प्रेरणा पोर्टल पे हम सब लोग पंजीकृत कर रहे हैं और उसी के आधार पे उसको हम सब लोग प्रमाणीकरण भी उसका कर रहे हैं। पिछले वर्ष हम सब लोगों ने 1.48 करोड़ माता पिता अभिभावकों का आधार ऑथेंटिकेशन किया था और उसी के माध्यम से डीबीटी के माध्यम से धनराशि को भी उनके खातों तक पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार के द्वारा किया गया था। परिषदीय विद्यालयों में नामांकन में लगभग, जैसा कि मैंने बताया कि वृद्धि एक बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। 40 लाख से अधिक छात्रों की लगभग वृद्धि हुई है। हमारे सभी नामांकित बच्चों का प्रेरणा पोर्टल पे पंजीकृत किया गया है। साथ साथ आधार का प्रमाणीकरण भी बहुत तेजी से सभी छात्रों का चल रहा है। प्रत्येक ब्लॉक पे हमारे द्वारा 2-2 आधार किट भी उपलब्ध कराई गई हैं, जिसके माध्यम से बहुत तेजी से सभी छात्रों का आधार बनवाया जा रहा है। उसके साथ साथ ऑथेंटिकेशन का काम भी लगभग 1,66 लाख छात्रों का आधार कार्ड बनवाया जा चुका और उसके साथ साथ ऑथेंटिकेशन का भी काम 1.10 करोड़ बच्चों का ऑथेंटिकेशन का भी काम आधार का सफलतापूर्वक अभी तक हम सब लोगों के द्वारा पूर्ण कर लिया गया है, जो कि आने वाले समय में लगभग 15 से 20 दिन के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ स्कूल चलो अभियान में घर घर, जिस तरह से मैंने बताया कि जनसंपर्क के माध्यम से ईंट भट्टों पे, होटलों में, कारखानों में आदि ऐसे सभी स्थानों पे किसी भी स्थान को छोड़ा नहीं गया जहां पे हमारी सरकार के द्वारा इस अभियान के माध्यम से किसी व्यक्ति से जनसंपर्क के माध्यम से हर एक व्यक्ति को, हर एक अभिभावक के बच्चे को शिक्षा की व्यवस्था से जोड़ने की हम सब लोगों ने प्रयास न किया। लगभग 3,96,655 आउट ऑफ स्कूल बच्चों को हमारी इस अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने अपनी व्यवस्था के साथ जोड़ा है और उसको शारदा पोर्टल ऐप के माध्यम से हम सब लोगों ने अपलोड भी, इसका डेटा शारदा पोर्टल पे सारा डेटा अपलोड किया गया है। इसी के साथ साथ दिव्यांग बच्चों के लिए भी हम सब लोगों का एक सामर्थ्य पोर्टल है। इसके माध्यम से जितने भी हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, इन सब लोगों को पंजीकृत किया जाता है। अभी तक हम सब लोगों ने लगभग 2,55,136 दिव्यांग बच्चों को भी इस व्यवस्था के साथ, शिक्षा व्यवस्था के साथ जोड़ने का कार्य किया है, जिनके लिए हमारी सरकार के द्वारा स्पेशल एजुकेटर्स बनाए गए हैं, जो कि नोडल टीचर्स हर एक विद्यालय में जहां पे इस तरह के बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनको चिन्हित किया जाता है और स्पेशल एजुकेटर्स के माध्यम से हमारे नोडल टीचर्स को ट्रेन किया जाता है। और हर एक बच्चे के लिए, क्योंकि दिव्यांगता अलग अलग प्रकार की होती है, लगभग 21 तरह की अलग अलग दिव्यांगताएं होती हैं, तो स्पेशल एजुकेटर्स के माध्यम से हर एक छात्र के लिए इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान भी बनाया जाता है, क्योंकि हर एक छात्र जब अलग है तो उसके लिए पढ़ाई के अलग अलग तरीके भी बनाए जाते हैं। तो उसके माध्यम से भी ट्रेनिंग के कार्य हमारी सरकार के द्वारा पूर्ण कराए जा रहे हैं। ऑपरेशन कायाकल्प, यह अभियान मैं समझता हूं कि पिछले वर्षों में हमारी सरकार के द्वारा किया गया सबसे बड़ा कदम है, जिसके अंतर्गत हम सब लोगों ने अपनी परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने का कार्य किया है। जितने भी हमारे जर्जर विद्यालय थे और ऐसे विद्यालय जिन पे मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, ना पानी पीने की व्यवस्था थी, ना टॉयलेट्स की व्यवस्था थी, ना क्लासरूम्स में बैठ करके पढ़ने के लिए बेंच की व्यवस्था थी, ना स्कूल में टाइल्स थी, हमारे जितने भी भवन थे आधे से ज्यादा लगभग जर्जर होने की स्थिति में आ गए थे। आज 19 पैरामीटर्स को तय करते हुए ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत
हमारी सरकार के द्वारा पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में आज बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों का पूरी तरह से तस्वीर बदलने का कार्य आज हमारे विभाग के द्वारा किया गया। पिछले 5 वर्षों में लगभग 6,000 करोड़ रुपए की धनराशि के माध्यम से हमारे स्कूल का कायाकल्प किया गया। 6,000 करोड़ की धनराशि को व्यय किया गया है इसमें, और लगभग 82%, अगर मैं ऑल ओवर देखूं तो 82% हम सब लोग इन 19 पैरामीटर्स में अपने विद्यालयों में कार्य को अभी तक पूर्ण कर चुके हैं, और बाकी आने वाले समय में इसका कार्य बहुत तेजी से गतिमान है। हम सब अपने परिषदीय विद्यालयों में इस व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से कृत संकल्पित हैं। इस अभियान को सफलता देने के लिए हमारे साथ में और भी कई विभागों ने अपना योगदान दिया है। पंचायती राज विभाग है, नगर विकास है, इन सभी विभागों के माध्यम से भी हम सब लोगों ने इन जितनी भी हमारी सफलता मिली है सबके मिले जुले योगदान से मिली है। इसी के साथ साथ मुझे जनप्रतिनिधियों के योगदान को भी नहीं भूलना चाहिए। सभी लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने, सभी विधायकों ने, सभी सांसदों ने, सभी ग्राम प्रधानों ने, विभिन्न तरह के सभी लोगों ने स्कूलों को गोद लिया, और उसके माध्यम से सभी स्कूल में जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, सरकार के साथ साथ उन लोगों ने भी अपने प्रयासों से विद्यालयों को और बेहतर बनाने का कार्य किया है। मैं सभी के प्रति अपने हृदय से, यहां तक कि शिक्षकों ने भी, मैं कहूंगा कि अपनी तरफ से कई जगहों पे, कई विद्यालयों में देखने को मिला कि फंड रेजिंग के माध्यम से और भी अलग अलग माध्यमों से शिक्षकों ने भी प्रयास किया है कि विद्यालयों को बेहतर बनाने का। मैं सभी के प्रति अपने हृदय से धन्यवाद भी देना चाहूंगा। हमारी सरकार ने लक्ष्य लिया है निपुण भारत मिशन, क्योंकि पिछले 2 वर्ष की अगर मैं बात करूं, कोविड काल की बात करूं, तो शिक्षा व्यवस्था पे कहीं ना कहीं इसका भारी प्रभाव पड़ा है। हमारे सभी शिक्षक इस कोरोना काल में भी, हालांकि पठन पाठन के कार्य से ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से विभिन्न तरह के, चाहे वो यूट्यूब सेशंस हो, ऑनलाइन क्लासेस हो, अलग अलग माध्यम से पठन पाठन का कार्य कराया गया, लेकिन फिर भी क्योंकि उस तरह से, जिस तरह से बच्चे विद्यालय में जाकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पे इसका असर पड़ा है। इसीलिए हम सब लोगों ने निपुण भारत मिशन का लक्ष्य लिया है। इसके अंतर्गत हम सब लोगों ने एक 22 हफ्तों का एक कोर्स, एक मॉड्यूल बनाया है, जिसके अंतर्गत भाषा और गणित, जिसका आप सब लोगों को एक पैम्फलेट भी अभी दिया गया होगा, भाषा और गणित को लेकर के इसके माध्यम से बच्चों के लिए एक 22 हफ्ते का मॉड्यूल बनाया है, जिसके माध्यम से जो भी पिछले 2 वर्षों में हम सब लोगों ने शिक्षा व्यवस्था से बच्चे दूर रहे, उन सारे गैप को हम सब लोगों ने भरने का एक प्रयास किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस मिशन को हम सब लोग सफल बनाने के लिए हमारा पूरा विभाग का एक एक शिक्षक और जो भी लोग इस मिशन को पूर्ण सफल बनाने के लिए अपना योगदान देंगे, तभी हम सब लोग पूर्णतः रूप से जो हमने एक लक्ष्य लिया है निपुण भारत का, इसमें सफल हो पाएंगे। मुझे आशा है कि हर एक व्यक्ति, हर एक शिक्षक इस लक्ष्य को पूरा करने में अपना योगदान देगा। हमारे विभाग के अंतर्गत समस्त शिक्षकों के सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण दीक्षा के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए। दीक्षा के माध्यम से ही शिक्षकों का सेवाकालीन व्यावसायिक विकास कोर्स पूरा करने का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है। पाठ्यक्रम पूरा करने के नजर रखने के लिए भी प्रत्येक शिक्षक के लिए विशिष्ट आईडी दी गई है। उचित गुणवत्ता वाली सामग्री बनाने के लिए हमारे विभाग के द्वारा 30 सदस्यीय सामग्री प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है, जिसके हेतु विषयों के लिए सक्रिय पाठ्य पुस्तकें, लगभग 6,500 से अधिक वीडियो अपलोड किए गए हैं। अधिकांश सामग्री उत्तर प्रदेश के शिक्षकों द्वारा विकसित की गई है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सर्व संबंधित तक इनको पहुंचाया भी जा रहा है। लगभग 6 लाख शिक्षक दीक्षा प्लेटफॉर्म पे पंजीकृत हैं। 20 लाख प्लस यूनिक यूजर्स हैं।
1 करोड़ कंटेंट भी अभी तक इस पे प्लेस किया जा चुका है। 35 लाख QR कोड भी स्कैन किए जा चुके हैं। निपुण भारत मिशन को प्रदेश में एक जन आंदोलन के रूप में चलाने जाने का हम सब लोगों ने संकल्प लिया है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित 4 मुख्य गतिविधियां अपनाई गई हैं। निपुण भारत के लक्ष्य से सभी जनप्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप से अवगत कराया गया है। छात्रों के लर्निंग आउटकम पर चर्चा करने के लिए विद्यालयों में PTM का भी आयोजन किया गया है। मेंटर्स एवं शिक्षक द्वारा निपुण लक्ष्यों पर कक्षा कक्ष में स्थलीय मूल्यांकन भी कराए गए हैं। जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में निपुण भारत पर भी मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। शिक्षकों के सेवा संबंधित मामलों से उनसे संबंधित निस्तारीकरण हेतु पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए हम सब लोगों ने योजना इसको पूरी सुचारू रूप से हमारी चल रही है। शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अवकाश सुविधा के सरलीकरण हेतु मानव संपदा पोर्टल पे ऑनलाइन स्वीकृति हेतु एम स्थापना एंड्रॉइड ऐप आधारित प्रणाली विकसित की गई है, जिसके माध्यम से 1 जनवरी 2022 से लेकर के 4 जुलाई 2022 तक 14,68,000 अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र अभी तक स्वीकृत किए गए हैं। शिक्षकों को वेतन भुगतान समय से सुनिश्चित करने हेतु मानव संपदा पोर्टल पे पेरोल मॉड्यूल के माध्यम से वेतन का भुगतान किया जा रहा है। शिक्षकों की सेवा पुस्तिका, सेवा इतिहास, शिक्षक अभिलेख आदि अपलोड करने की कार्रवाई भी कराई जा रही है। प्रधानमंत्री पोषण योजना यानी मिड डे मील के अंतर्गत भी निम्नलिखित ऐसे अनेकों कदम हैं जिनको हमारी सरकार के द्वारा उठाया गया। अगर मैं कोविड की बात करूं तो कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद अवधि में जो खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को प्रति छात्र 9.4 किलोग्राम खाद्यान्न तथा 636 रुपए की धनराशि एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को प्रति छात्र 13.05 किलोग्राम खाद्यान्न तथा 901 रुपए की धनराशि हमारे विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। जनपद मथुरा, लखनऊ, गोरखपुर के अतिरिक्त जनपद वाराणसी में अक्षय पात्रा फाउंडेशन के माध्यम से केंद्रीकृत किचन का संचालन प्रारंभ किया जा चुका है और जिसके माध्यम से हमारे छात्रों को एक अच्छी गुणवत्ता युक्त हम सब लोग मिड डे मील में भोजन देने का कार्य करें। लगभग 4 लाख छात्र हमारे ऐसे हैं जो इसके माध्यम से अभी लाभान्वित हो रहे हैं। 7,000 विद्यालयों में आदर्श किचन स्थापित किए जाने हेतु किचन उपकरण, बर्तन की धनराशि जनपदों को उपलब्ध करा करके प्रथम त्रैमास में कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। परिषदीय शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित तरह की हम सब लोगों ने कार्रवाई करी है। यह अभियान ऐसा था जिसको काफी समय से इस चीज की मांग शिक्षकों के द्वारा उठाई जा रही थी और पिछले 100 दिनों में हम सब लोगों ने इसका लक्ष्य लिया था कि 100 दिनों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा हम सब लोग अपने शिक्षकों के लिए बनाने का कार्य करेंगे और इसको हम सब लोगों ने आज एक मूर्त रूप दिया है। शासनादेश अनुसार सरकारी उपक्रम में परिषदीय शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों को कैशलेस सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी हेतु ई-निविदा प्रकाशित की गई है, जिसकी वित्तीय बिड खोली जा चुकी है। अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। कैशलेस सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के लिए सरकार उपक्रम में 3 लाख, 5 लाख और 7 लाख एवं 10 लाख की धनराशि की बीमा दरों की मांग की गई है। पॉलिसी के अंतर्गत शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों, स्वयं एवं आश्रित पुत्र पुत्री, आश्रित माता पिता तथा किसी सदस्य को सम्मिलित कर सकते हैं। पॉलिसी से लगभग 6 लाख शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, शिक्षणेतर कर्मचारी इस पॉलिसी के अंतर्गत लाभान्वित होंगे। हम सब लोगों ने प्रयास किया है कि 100 दिनों में जितने हमने लक्ष्य अपने लिए थे उन सभी लक्ष्यों पे हम सब खरे उतरते हुए विभाग को और मजबूती देते हुए हम सब लोगों ने कार्य किया है।
आगे आने वाले समय में भी अब हम सब लोग अपने जो 6 महीने के लक्ष्य हैं उनको भी पूरा करने के लिए हमारे विभाग के द्वारा अब कार्यवाही गतिमान है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, जिसके अंतर्गत हम सब लोग कार्य कर रहे हैं कि हर एक बच्चा शिक्षित हो, एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, बिना किसी भेदभाव के हर एक बच्चे को गुणवत्तापरक शिक्षा मिले। हम सब लोग इस अभियान में हम सब लोग अवश्य मिले जुले एफर्ट से सफल होंगे। सर अगर साथियों सर अगर अनुमति हो तो 3-4 बिंदुओं पे मैं बता दूं, फिर इसके बाद हम लोग ले सकते हैं सवाल या पहले क्वेश्चन देना चाहेंगे। आप बता दें डीबीटी के। देखिए जो आपके सवाल आने वाले हैं 3-4 बिंदु हैं, बहुत सूक्ष्म में मैं बता देता हूं, उससे आप लोगों की जो परीक्षाएं हैं हो सकता है सॉल्व हो जाए। साथियों डीबीटी के बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया, आप सब अवगत हैं कि श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से पिछली बार ये योजना शुरू की गई थी और 21-22 का जो सत्र था उसमें कक्षा 1 से 8 तक के लिए हम लोगों ने यूनिफॉर्म, जूता मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग के लिए डीबीटी किया था, जिसमें 1100 रुपये हम लोगों ने दिए थे। और जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि 1.57 करोड़ बच्चों को हम लोगों ने ये उनके अभिभावकों के माध्यम से किया था। एक इसमें डीबीटी में कुछ लोगों ने ये किया था कि परिवार खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, तो एक स्वतंत्र संस्था से माइक्रोसेफ से हम लोगों ने इसका एक सर्वे कराया था, जिन्होंने विभिन्न ब्लॉकों गांवों में जाकर के ये सर्वे किया इंडिपेंडेंट, और उन्होंने कहा कि करीब 85% लोगों ने इससे अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है, क्योंकि इससे उनमें स्वतंत्रता रहते हुए अपने मनोनुकूल सामग्री बच्चों के लिए खरीद सकते हैं। हम लोगों ने जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उनके माध्यम से भी हम लोगों ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को भी इसमें प्रेरित किया है और अपने अभिभावकों को, अपने शिक्षकों को भी कहा है कि आप अभिभावकों को इसके लिए प्रेरित करें। और इस वर्ष हम लोग 1200 रुपये प्रति बच्चे दे रहे हैं, जिसमें वो नोटबुक, अपनी पेंसिल वगैरह भी इससे खरीद सकें। जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस बार ये भी जोर है कि हर बच्चे को हम लोग आधार सत्यापित करें। तो इस पिछली बार तो केवल अभिभावकों का हम लोगों ने किया था और बैंक अकाउंट उनके अभिभावक से किया था। इस बार हम लोग अभिभावकों के और बैंक अकाउंट के साथ बच्चों की भी सीडिंग कर रहे हैं, तो ये एक नई चीज हो रही है। हर बच्चा आधार प्रमाणित होगा, उसी को हम लोग इसमें लेंगे। दूसरा पॉइंट है जो उल्लेखनीय है, वो है स्मार्ट क्लासेस की स्थापना। अभी CSR और अन्य सहयोग से हम लोग करीब 12,000 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस चला रहे हैं, जो कि इस वर्ष जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है 18,381 स्मार्ट क्लासेस अप्रूव किए हैं, तो इस वर्ष वो लगेंगे। हम लोगों की का ये प्लान है कि आगामी 4-5 वर्षों में हर स्कूल को हम लोग स्मार्ट क्लास से आच्छादित करें। उसी तरह एक मांग थी, कोविड के अंतर्गत देखा गया कि डिजिटल लर्निंग जो है उससे वो बहुत सहयोगी है, तो इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अनुमोदित किया है कि करीब 2 लाख टैबलेट विद्यालयों में दिए जाए। तो हर एक विद्यालय में हम लोग ये 2 लाख टैबलेट देंगे। निपुण जो है वो माननीय मंत्री जी ने बता दिया है, बस उसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जो अधिगम है, जो आउटकम है बच्चों के पढ़ने लिखने का, उसको कैसे मापा जाए और कैसे हम लोग उस लाएँ, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें टीचर्स की और हर स्कूल की। तो इस साल में हम लोग 4 टेस्ट करेंगे बच्चों का, जिनको कि हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और उसको एक ट्रैकिंग सिस्टम पे डालेंगे, ताकि हर बच्चे का हर तिमाही क्या प्रोग्रेस रही है उसको हम सब्जेक्ट वाइज कर पाएंगे। एक और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, मंत्री जी के सहयोग से ये शुरू हुआ है विद्यांजलि पोर्टल, कायाकल्प विद्यांजलि पोर्टल। इसमें बहुत सारे लोग इच्छुक होते हैं। आप भी जहाँ से पढ़ के आए हैं, आपको मन करता है जब आपने जिंदगी में एक मुकाम पाया, तो ये होता है कि हम उस विद्यालय में कुछ दें, या तो हम मेंटरिंग ही करें, या हम फिजिकल रूप से कुछ दें, या हम उसको मॉनेटरी रूप से दें। बहुत सारे लोग विदेशों में बसे हैं, दूसरे शहरों में बसे हैं, अपने गांव और अपने पुराने स्कूल में देना चाहते हैं। तो एक विद्यांजलि पोर्टल की हम लोग स्थापना कर रहे हैं, जल्दी ही इसका इनॉग्रेशन हम लोग करेंगे, जिसमें पूरे स्कूल को आप गोद ले सकते हैं, या आप डिस्ट्रिक्ट के स्कूल के लिए आप अपना फंडिंग कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक स्कूल के लिए कर सकते हैं। आप फर्नीचर कोई भौतिक रूप से आप कोई सामग्री उसमें उपलब्ध करा सकते हैं, खेलने की या पढ़ने की सामग्री लाइब्रेरी को डोनेट कर सकते हैं, या आप केवल मेंटरिंग कर सकते हैं। आप चाहें कि किसी स्कूल में जा करके बच्चों को पढ़ाएं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये कायाकल्प विद्यांजलि पोर्टल हम लोग इस पर शुरू करेंगे। 2 बिंदु और थे। एक वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट सर के सहयोग से ये हम लोगों ने लिया है,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव कर दिया है और इसमें हम लोग करीब ये $500 मिलियन का होगा, करीब 4000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें राज्य सरकार की सहभागिता 25% होगी। इसमें जो कार्यक्रम आएंगे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का प्रशिक्षण, व्यावसायिक विकास, आंगनबाड़ी केंद्र को डिजिटल सुरक्षा प्रदान करना, विद्यालयों में स्मार्ट टीवी, स्मार्ट क्लास का प्राविधान करना, डिजिटल डिवाइस, पुस्तकालय की अवस्थापना, डिजिटल रूप से सक्षम अधिगम जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें ये करना, एक स्टेट असेसमेंट सेल बनाना, निपुण भारत का जो कार्यक्रम है उसको सहयोग देना, जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हैं, सीमेट है, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, CTEs हैं, जिला डायट्स हैं, उनको ICT युक्त करना और शिक्षकों का प्रशिक्षण बेहतर बनाना, और कोविड-19 जैसी जो विपदा है वैसे में कैसे टैकल करना है उसके लिए बनाना। एक और है जो उल्लेखनीय प्रयास हुआ है, नाबार्ड के साथ हम लोगों ने टाई अप किया है और नाबार्ड के साथ हम लोग ये आगामी 4 वर्षों में 22-23 से लेकर के 25-26 तक 3 कार्यक्रम उनके सहयोग से ला रहे हैं। एक तो मॉडल कंपोजिट स्कूल, ये एक बात की जा रही है कि स्कूल 1 से लेकर 12वीं तक एक ही जगह हो और उनको बिल्कुल अच्छी गुणवत्ता युक्त हो, तो करीब 13.37 करोड़ की से ये एक मॉडल स्कूल बनेंगे, जो कि पूरे अभी 75 होंगे। हम लोग हर जिले के लिए एक स्कूल लेके आ रहे हैं, और जो एक अभ्युदय कंपोजिट स्कूल होगा 1.16 करोड़ के ये से, जो कि इन 4 सालों में हम लोग करेंगे, और स्मार्ट क्लासेस 5000 हम लोग इनसे भी सहयोग ले रहे हैं। तो जो आपने पहले सुना 18,000 स्मार्ट क्लासेस, उसमें 5000 नाबार्ड के सहयोग से भी डालेंगे। धन्यवाद। एक तो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में जो अध्यापक और अध्यापकों के 1,38,000 लगभग पद खाली है, जिसमें अभी प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने जो आंकड़े दिए हैं उसमें 1.25 लाख से ऊपर पद खाली है। नंबर 1। दूसरा जो सवाल था कि तबादलों के को लेकर जनपद के अंदर और जनपद के बाहर की स्थिति, अद्यतन स्थिति, वर्तमान स्थिति क्या है, क्योंकि लोग दिव्यांग हैं, कैंसर पीड़ित हैं, और उसके साथ साथ 4 साल से उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में तबादले नहीं हुए हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें टीचरों की जो नियुक्ति है वो इतने बड़े पैमाने पर नियुक्तियां खाली हैं, सरकार इस पर क्यों फोकस नहीं कर रही है, और तबादलों पर उस पर क्या कहना है? ये चीजें मेरा अपर मुख्य सचिव से भी और आपसे दोनों लोगों से। देखिए, जहां तक आपने बात करी ट्रांसफर्स को लेकर के, तो पिछले 2020-21 के सत्र में 21,695 शिक्षकों के ट्रांसफर हमारे विभाग के अंतर्गत किए गए, जिसमें 14,174 महिलाओं के थे, 1499 असाध्य रोग से पीड़ित हमारे शिक्षकों के थे, 1193 दिव्यांग अध्यापकों के थे, 956 हमारे सशस्त्र सेनानियों के परिवार से जुड़े हुए थे, 7,521 पुरुष, ऐसे करके टोटल 21,695 शिक्षकों के ट्रांसफर 2021 के अंतर्गत किए गए। और इस वर्ष भी हम सब लोगों ने इसकी एक व्यवस्था बनाई है, पॉलिसी बनाई है। पॉलिसी के आधार पे माननीय मुख्यमंत्री जी से जिस तरह से इसकी स्वीकृति मिलेगी, उसके अनुसार जो शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में जो भी आदेश जारी होने हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार इस वर्ष भी हम लोग इस कार्रवाई को चलाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए प्रस्ताव इसका गया हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के विचाराधीन है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश होंगे उसके अनुसार इस वर्ष भी हमारे विभाग के द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो पद खाली हैं, 1.25 लाख के आसपास ये भी रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की जो रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पे टीचरों के पद खाली हैं, उनकी कितना क्यों है? इस वर्ष हम सब लोग शिक्षकों को, पहले शिक्षकों के समायोजन पे हम सब लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षकों का जो अनुपात है, पहले एक बार हमारे शिक्षकों का अनुपात बराबर हो, सारी जो वास्तविक स्थिति है उसको देखते हुए आगे अगर इस तरह की कोई स्थिति निकल करके आती है कि शिक्षकों की और हमको आवश्यकता है, तो उसके अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार हम सब लोग शिक्षकों की नियुक्तियों को करने का भी इस पे सरकार के द्वारा विचार किया जाएगा। ये 2 सवाल मेरे हैं सर। एक तो आपने कोविड काल में स्थिति दिया कि कैसे शिक्षा व्यवस्था होगा। कोविड में बड़े पैमाने में शिक्षक भी दिवंगत हो गए थे और उन तक आश्रितों की नियुक्ति की व्यवस्था है। उच्च शिक्षण प्राप्त
छात्र लोगों को आप समूह ख में भर्तियां दे रहे हैं, क्योंकि समूह ख में आपके अधिकांश पदों पर भरे नहीं जा सकते, उसकी पॉलिसी आज तक तय नहीं हो पाई और बड़े पैमाने पर नियुक्ति नहीं हो पाई। और दूसरा मेरा सवाल यह है कि शहरी और ग्रामीण कार्य विभाग या कैडर विभाग है, उसके चक्कर में शहरों में बड़े पैमाने पर स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कहीं एकल शिक्षकों शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रहे हैं, तो इन दोनों के लिए क्या समाधान है? जैसा कि मैंने अभी कहा कि शिक्षकों के समायोजन पे जो हम सब लोगों ने इस बार व्यवस्था बनाई है, इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे निर्देश प्राप्त होंगे, पहले शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा कि शिक्षकों का अनुपात इसके ऊपर भी आने वाले समय में विचार किया जाएगा। पहले हम लोग शिक्षकों का समायोजन करेंगे कि शहरी के शिक्षक हर एक विद्यालय में शिक्षकों का अनुपात बराबर हो जाए, और उसके बाद अगर आवश्यकता लगती है कि ग्रामीण से शिक्षकों को अगर शहरी में लेकर के आना है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर चर्चा करते हुए इसकी भी व्यवस्था आगे आने वाले समय में बनाई जाएगी। मृतक आश्रित को लेकर के, क्योंकि क्लास 3 के जैसे कि आपने बोला कि पद इसके लिमिटेड होते हैं क्लास 3 के, और हम सब लोग इसको पदों को सृजित नहीं कर सकते हैं, तो क्लास 4 में इसकी व्यवस्था बनाई गई है कि मृतक आश्रित में अगर कोई पद क्लास 3 का उस जनपद में, उस जिले में वहां पे खाली है, तो उसको वरीयता के आधार पे छोड़ के बाकी विभागों में रिसेंट पदों की व्यवस्था है। आपके यहाँ से भी प्रस्ताव गया था रिसेंट पदों पर भर्ती करने के लिए, बाकी विभागों में है तो इसमें क्यों नहीं है सर? देखिए, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि जितने पद हैं हमारे, उनके अगेंस्ट तो हम लोग नियुक्तियां करते हैं, लेकिन उसके अलावा अभी क्लास 3 के पद हमारे पास नहीं है, इसलिए उन पर हम नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्लास 4 में हम कर रहे हैं। दिक्कत ये आती है कि बहुत सारे बच्चे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, उनके लिए ये व्यवस्था है कि अगर वो टीचर की क्वालिफिकेशन कर लेते हैं तो हम उनको एज सहायक अध्यापक अपने यहाँ नियुक्त करते हैं। तो ये दो हैं, ये परिषदीय पद हैं, इनमें अभी हम लोग अधिसंख्य पदों पर नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। सारे सरकारी कर्मचारियों की सुविधाएं तो परिषदीय और सारे ऑब्लिगेशन तो लागू होते हैं, लेकिन सुविधाएं और परिषदीय के लिए अलग व्यवस्था। अब देखिए, आज की व्यवस्था तो यही है, नियमों के अधीन ही हो पाएगा। प्रस्ताव करेंगे, क्योंकि जो बहुत सक्षम लोग हैं उनके लिए तो एसडी के पद क्रिएट हो जाते हैं, और सामान्य शिक्षक जो है 5-5 साल तक जो है मृतक आश्रित नियुक्त नहीं पा सकता है। देखिए, वो हम लोगों ने उसमें यही किया है और कर भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की सहायता भी की है, और उसमें शिक्षक के अगर वो क्वालिफिकेशन रखते हैं, उनकी ट्रेनिंग करा के तो हम लोग उनको सहायक अध्यापक के रूप में लेंगे। ये एक व्यवस्था बन सकती है। सर, कुछ प्राथमिक विद्यालयों में हजारों के पद रिक्त हैं, उसके बाद भी जो है अभी तक कोई भी पदोन्नति प्रक्रिया नहीं अभी तक संचालित हुई है। 7 साल हो गए हैं, 7 सालों से कोई पदोन्नति नहीं हुई है, इसके विषय में क्या होगा? कब से हम प्रारंभ करेंगे? सर, आपके अनुमति से बता दें। बिल्कुल। जो हमारे अपर प्राइमरी में है, जो उसका फीडिंग कार्डर हमारा प्राइमरी का सहायक अध्यापक या तो प्राइमरी में प्रिंसिपल होते हैं या अपर प्राइमरी में सहायक अध्यापक के पद होते हैं, तो इसमें काफ़ी सालों से कोर्ट में केसेस चल रहे थे, और अभी उसमें हम लोगों ने दृढ़ता से पैरवी की, और उसके बाद अभी हम लोग पॉलिसी बना रहे हैं और अतिशीघ्र इसको कार्रवाई को पूर्ण करने के लिए पूरा प्रयास करें। जी, प्राथमिक विद्यालयों में, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में एक तो बाउंड्री वाल काफी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, हाँ जी, वहाँ पे बुनियादी जो चीजें हैं, हमें खुद दर्जनों प्राथमिक विद्यालयों का दौरा हो गया, हमने देखा वहाँ पे एक तो स्कूल में बाउंड्री वाल की आवश्यकता, वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था, वहाँ पे जो रेस्ट रोड है, बैठने की व्यवस्था, उसके साथ साथ बिजली और जो खाना खाने की जगह है, ये जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा है, इसको अपडेट करें। देखिए, मैंने जैसे कि कायाकल्प की बात करी, तो ये सारी चीजें कायाकल्प के अंतर्गत हैं, और इस पे हम सब लोगों ने सुधार किया है। और आप अगर जी 19 पैरामीटर्स हैं डिफरेंट, उसके अंतर्गत ये सारी चीजें आपने बताई, ये सारी चीजें उसमें हम सब लोगों ने ली हुई हैं। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि 85% तक, अब आप वर्तमान की स्थिति को अगर जाकर के देखेंगे तो आप शायद, अगर अभी जो जिक्र कर रहे हैं कि कुछ समय पहले की स्थिति होगी, अगर आप वर्तमान स्थिति को जाकर के देखेंगे तो इस तरह की कहीं पर भी अब स्थिति देखने को नहीं मिलती है। 19 पैरामीटर्स में 85% ओवरऑल मैं बताऊंगा कि हम सब लोगों ने काम पूरा कर लिया है, और सभी जगहों पे भोजन की व्यवस्था, जिस तरह की आपने कही, तो किचन की व्यवस्था हर एक विद्यालय में अब बेहतर हो गई है। बच्चों को शुद्ध भोजन मिलता है, साफ भोजन मिलता है, पेयजल की व्यवस्था हर जगह पर है, शौचालय की व्यवस्था हर जगह पर है। इसी के साथ साथ दिव्यांग
टॉयलेट दिव्यांग बच्चों के लिए भी हम सब लोग शौचालय बना रहे हैं, उस पर भी बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। इस व्यवस्था को भी हम सब लोग पूरा कर लेंगे और मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में इसी कार्यकाल के अंतर्गत हम सब लोग सैचुरेशन पे आ जाएंगे और 19 के 19 पैरामीटर्स जो हैं हमारे विद्यालयों के सभी विद्यालयों में हम सब लोग पूर्ण कर लेंगे। बढ़ोतरी आ रही है प्राइस को लेकर और इसका मुख्य कारण ये कि जो 12% से 18% बढ़ाई हमारी है उसको लेकर, तो क्या जो आमदनी है निम्न वर्ग के बच्चों के लिए जो नहीं खरीद पा रहे, क्या उसके रेट और जीएसटी को लेकर के नीचे आया? देखिए, मुझे लगता है ये व्यवस्था जो सरकार के द्वारा बनाई गई है, जो 1100 रुपए की धनराशि थी, इस वर्ष उसको बढ़ा करके 1200 रुपए की धनराशि की गई है। इससे हमारे जितने भी अधिकतम अभिभावक जो फीडबैक हमारे पास आया है, इस व्यवस्था से प्रसन्न है। कम है 2000 कम से कम होनी चाहिए। देखिए, रिपोर्ट नहीं है, अगर हम मार्केट में जाएंगे तो 1100 रुपए की जो हमने धनराशि कमरों में नहीं करती, हमने स्वयं देखा है। 1100 रुपए की धनराशि में जितनी हम सब लोग एक बैग, 2 ड्रेस, जूते, मोजे की व्यवस्था हम सब लोगों ने बनाई है और 1100 रुपए की धनराशि में आप मार्केट में जाएंगे तो पैकेट्स बना करके लोग उसी धनराशि के अंतर्गत इतनी सारी चीजों को उपलब्ध कराया जा रहा है और अभिभावक इसको ले भी रहे हैं। और इसके साथ साथ जरूरी नहीं है कि अभिभावक हर वर्ष जो है सारी चीजों को खरीदे। जैसे 1100 रुपए की धनराशि और इस वर्ष 1200 रुपए की गई है, 100 रुपए में 4 कॉपीज, 2 पेंसिल, उसको 2 रबर, कटर, इन सारी चीजों की व्यवस्था भी बनाई गई है। स्टेशनरी की भी हर वर्ष, किसी वर्ष कोई अभिभावक एक अच्छा बैग खरीद सकता है, किसी वर्ष अभिभावक अच्छी ड्रेस ले सकता है। हालांकि 1200 रुपए में ये सारी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन अगर और अच्छी गुणवत्ता है तो अभिभावक हर वर्ष अलग अलग चीजों को लेकर के, जो कि एक वर्ष एक बैग अगर हम अच्छा क्वालिटी का बैग खरीदें तो मुझे लगता है कि 2 वर्ष तक एक बैग को आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम सब इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहे हैं। कौन सा बैग है?